आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में क्लास 12th में हम लोग को पढ़ा था विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। वहाँ पर विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति में दोनों में फर्क था। ऊर्जा होती थी कार्य करने की क्षमता और शक्ति होती थी कार्य करने की दर। जो हम कार्य करते हैं वो सारी ऊर्जा होती है और कितने समय में कितना कार्य करते हैं वो विद्युत शक्ति थी। शक्ति का फार्मूला भी निकला था P = W/T। दोनों के मात्रक की बात हुई थी। ऊर्जा का मात्रक जूल था और जूल पर सेकंड कर देते हैं तो शक्ति का मात्रक बन जाता है। उसको ने वाट कहा था कि जूल शक्ति का जो मात्रक होगा वो वाट होगा और वो बराबर होगा जूल प्रति सेकंड के। फिर हमने इनसे कुछ रिलेटिव फार्मूले बने थे। विभव धारा के पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर और धारा के पदों में कई सारे फार्मूले बने थे, वो सब बातें हुई थी। आज के वीडियो में बात करेंगे वो विद्युत ऊर्जा का एक सबसे बड़ा और व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, या उसका बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ने नाम रखा है यूनिट। जो बिजली का बिल वगैरह यूज किया जाता है या बिजली जो खर्च होती है उस विद्युत का मूल्य वगैरह या उसकी खपत हम यूनिट में ज्ञात करते हैं। जो घर में हमारे मीटर लगा होता है विद्युत का, वो मीटर यूनिट में ऊर्जा को मापता है या किलोवाट घंटा में मापता है। तो किलोवाट घंटा को पढ़ेंगे। किलोवाट घंटा को पढ़ने से थोड़ी पहले एक बात करेंगे, हेडिंग रहेगी किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, या इसी को हम कह सकते हैं यूनिट। किलोवाट घंटा कहते हैं या यूनिट कहते हैं। इसको समझने के लिए जरा वापस थोड़ा शक्ति पर आते हैं। शक्ति की बात हुई थी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ शक्ति का मात्रक वाट था और ऊर्जा का मात्रक जूल हुआ था, समय का मात्रक सेकंड। अगर इसके हम डिवाइड 1 कर लें तो यहाँ से निकल के आएगा जूल बराबर वाट इंटू सेकेंड। यानी विद्युत ऊर्जा का एक मात्रक वाट इंटू सेकेंड भी होता है जो जूल के बराबर ही होता है। तो हम ऊर्जा का मात्रक जूल लिखा हो या वाट इंटू सेकेंड लिखा हो वो भी जूल के बराबर होता है। ये जो बात पढ़ने जा रहे हैं किलोवाट घंटा, ये विद्युत ऊर्जा का एक व्यापारिक मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है किलोवाट घंटा, आइए जरा समझते हैं इसको। इसमें स्पष्ट किया है कि 1 किलोवाट घंटा, इसका मतलब ये है इसमें 1 किलोवाट है और 1 घंटा है। इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे होते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं किलोवाट को के किलो को W को वाट, H को हावर। 1 kWh किलोवाट हावर। और 1 किलोवाट में आप पढ़ चुके हो कि 1000 वाट होते हैं। ये पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। और जो 1 घंटा है, इस 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। अगर दोनों को हम घातों के रूप में लिखें तो 1 kWh बराबर, इस 1000 को लिखते हैं 10⁻³ वाट इंटू, अगर यहां हम पॉइंट लगा लें 3.6 कर लें तो हमने 1 2 3 अंक पर हमने लगाया है तो ये 10⁻³ बन जाएंगी। इसका मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आ जाएगी 3600, आगे लिखा हुआ है सेकेंड। फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 kWh बराबर, ये 3.6 इंटू ये 10⁻+3, ये 10⁻+3, 3 और 3 10⁻6 बन जाएगा। और आगे लिखा वाट, ये वाला मात्रक है सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। और अभी अभी आप देखा है कि वाट इंटू सेकेंड जूल के बराबर होता है। तो ये लिख सकते हैं यहां से हम 1 kWh बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल।
तो ये आ गया 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुणा 10⁶ जूल। मतलब 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा है, चूंकि जूल में है। कितनी ऊर्जा वो है? वो 3.6 गुणा 10⁶ जूल ऊर्जा होती है। इसका तात्पर्य क्या है? 1 किलोवाट या 1 घंटा यूनिट का मतलब क्या है कि 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा 3.6 गुणा 10⁶ जूल है। यदि परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट, 1 किलोवाट पावर पर 1 घंटे अगर हम यूज करते हैं विद्युत ऊर्जा को, तो वो ऊर्जा 3.6 गुणा 10⁶ जूल हो जाती है। अगर इसका एग्जाम्पल समझें तो जैसे मान लो आपके घर में 100 वाट के 10 बल्ब हो, तो 100 सामान 1000 वाट हो गया। इस 1000 वाट को आप कह सकते हो 1 किलोवाट। अगर इन 100 वाट के 10 बल्ब को आप 1 घंटे तक यूज कर दो, यानी 1 घंटे जला दो, तो ये 10 बल्ब मिल करके जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, वो ऊर्जा खर्च होगी वो 3.6 गुणा 10⁶ जूल होगी। और इसी पूरी ऊर्जा को हम 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कह सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि 100 वाट के 10 बल्ब ही हो सकता है आपके पास 50-50 वाट के 4 पंखे हो जाएं, तो ये हो जाएगा 200 वाट। और मान लो एक आपके पास 800 वाट का फ्रिज हो जाए, तो 800 फ्रिज वाट का पावर बन गया, पंखों मिला के हो गया 1000 वाट। ये फिर क्या बन गया? 1 किलोवाट बन गया। अब ये भी अगर 1 घंटे तक सारे उपकरण यूज करते हैं, तो उनसे जो मिलकर के ऊर्जा व्यय होगी वो 3.6 गुणा 10⁶ जो ऊर्जा खर्च होगी, जिसे हम कहेंगे 1 किलोवाट। और इसी ऊर्जा का आपसे बिल लिया जाएगा, उसी बिल को हम यूनिट में नाप लेते हैं। यही किलोवाट घंटा क्या बन जाएगी? यूनिट बन जाएगी। इसलिए इसको हम व्यापारिक मात्रा भी कहते हैं, इसे व्यापार होता है विद्युत का। तो कैसे भी कर करके अगर 1 किलोवाट पावर रहे और उसको 1 किलोवाट पावर को आप 1 घंटे तक यूज करोगे, तो उनसे जितनी ऊर्जा निकलेगी, जितनी ऊर्जा खर्च होगी, वही ऊर्जा कहलाएगी 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट। और उस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? वो मात्रा होगी 3.6 गुणा 10⁶ जूल। अब इसके परिभाषा क्या बनती है कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में प्रवाहित होती है। लेकिन शर्त यह है जबकि परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट, शक्ति 1 किलोवाट होनी चाहिए और 1 घंटे में वो जितनी ऊर्जा उत्पन्न करेगा वो ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहलाती है। परिभाषा फिर सुने ध्यान से। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है या खर्च होती है। शर्त यह है जबकि परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट हो। अब वो 1 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा होती है नहीं होती है, 3.6 गुणा 10⁶ जूल यही पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, तो जूल इसका मान हो जाएगा 3.6 गुणा 10⁶ जूल हो जाएगा। ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक भी होता है और सबसे छोटा मात्रक हम यूज करते हैं फिजिक्स में, वो आप पीछे पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक ईवी, ये विभव वाले चैप्टर पढ़ाया था आपको, और एक ईवी का मान था 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ जूल। ये सबसे सूक्ष्म ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा, सबसे छोटी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका ये मान होता है। ये सबसे बड़ी ऊर्जा होती है किलोवाट घंटा या 1 यूनिट। इसी के हिसाब से बिल आता है यूनिटों में। अगर इतनी ऊर्जा खर्च हो गई यानी 1 यूनिट ऊर्जा खर्च हो चुकी है। अगर 1 यूनिट का मूल्य मान लो 5 रुपए है, आपने 5 रुपए के हिसाब से ऊर्जा खर्च कर दी, तो महीने का जब बिल निकाला जाएगा तो महीने में हो जाएंगे 30 दिन। और डेली अगर आपने 1 यूनिट खर्च की तो महीने का हो गया 30 यूनिट, और 5 रुपए बिल है तो 5 से 15, 150 रुपए का बिल बन जाएगा। तो इसी टाइप से यूनिट का मान निकाल लिया जाता है। इस यूनिटों संख्या निकालने का फॉर्मूला और भी होता है। यहां से यूनिटों की संख्या बराबर यूनिटों संख्या होती है वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटे 1000। ये भी यूनिट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है।
वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटे 1000। क्योंकि वाट को 1000 भाग कर दिया है तो किलोवाट बन जाएगा। कितने घंटा यूज हुआ समय बन जाएगा, और कितने दिन तक निकालना पूरे दिन के लिए। अगर महीने भर के लिए निकालना है तो 30 दिन कर देंगे, तो यूनिटों की संख्या डायरेक्ट आपको मालूम हो जाएगी। जैसे कहीं देता है ना, कहीं कहीं सवालों में कहता है कि घर में 500 वाट के 2 विद्युत ऊष्मा यूज कर लिए गए, 750 वाट का एक रेफ्रिजरेटर यूज किया गया, कुछ पंखे यूज किए गए, और प्रतिदिन 5 घंटे चलते हैं तो महीने में यूनिट ऊर्जा खर्च हुई। तो सबका यहाँ मान रख करके यूनिटों संख्या हम निकाल सकते हैं। अगर वोल्ट और एम्पीयर दे रखा है तो इसका फॉर्मूला एक होता है वोल्ट इंटू एम्पियर गुणा घंटा बटे 1000, ऐसे निकाल सकते हो। तो ये किलोवाट घंटा या यूनिट निकालने का तरीका था। एक यूनिट में ऊर्जा कितनी होती बताया। अब जो इस टॉपिक में इसी चैप्टर में एक नया टॉपिक शुरू होता है, क्योंकि ये चैप्टर 2 भागों में डिवाइड है। एक वैद्युत चालन का था, तो वैद्युत चालन की सारी बातें इसमें हुई। शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विद्युत धारा क्या होती है, अनुगमन वेग, क्रांतिकाल, ओम का नियम, प्रतिरोध, संयोजन का, सब कुछ बातें होती रही। अब जो नया इसी में अगला टॉपिक शुरू होता है वो शुरू होता है वैद्युत सेल। तो जरा बात करते हैं वैद्युत सेल क्या होता है। ये देखिए, वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। जो सेल होता है वो एक प्रकार की डिवाइस है, एक युक्ति का नाम है। और इस सेल का काम होता है, जो हमारा सेल है इसका काम है धारा का निरंतर प्रवाह। ये लगातार चार्ज को फ्लो करता रहता है। ये लगातार चार्ज को फ्लो करता है और ये रासायनिक ऊर्जा को, यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। क्योंकि हमें पता है ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो केमिकल एनर्जी होती है इसको ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये सेल का काम होता है। सेल करता क्या है? धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सेल को बनाने के लिए सबसे जरूरी बातें होती हैं 2 प्लेटें। 2 प्लेटें होती हैं। धातु की 2 छड़ें होती हैं, उनको हम प्लेट कहते हैं, इलेक्ट्रोड या प्लेट। उन्हें क्या किया जाता है? किसी द्रव में उन छड़ों को डाल दिया जाता है। कोई भी यहां पर द्रव भरा हुआ है, कोई भी यहां द्रव भरा हुआ है और इस द्रव में धातु की अगर 2 प्लेटें या छड़ें रख दी जाएं, इस प्रकार से छड़ी रख दी, एक छड़ी रख दी, ये अगर 2 छड़ों को रख दिया जाए तो जो द्रव भरा होता है यहां पर, इस द्रव को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। ये अपघट्य पदार्थ होता है, इसमें होता है वैद्युत अपघटन। और ये होती है धातु की छड़ें, इनको हम कहते हैं प्लेट। क्या कहते हैं? प्लेट। अब जब इस द्रव के साथ क्रिया होती है तो यहां पर आयन टूटते हैं। एक पर आता है धनायन, एक प्लेट पर आते हैं धनायन और दूसरी प्लेट पर आते हैं ऋणायन। बस यही आवेश का आना ही बनाता है सेल। और जब इस प्लेट को
हम किसी बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं तो ये प्लेटें इस परिपथ में लगातार आवेश का फ्लो करती रहती हैं। ध्यान समझिए इस बात को तो उससे समझ में आ जाएगा। दो छड़ें होती हैं धातु की, उनको हम किसी लिक्विड में किसी द्रव में डालते हैं, उस ऐसे लिक्विड डालते हैं जिसमें क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। वहां विद्युत अपघटन में जो रासायनिक क्रिया होती है, इनमें रासायनिक ऊर्जा होती है। ये अपघटन द्वारा, रासायनिक ऊर्जा द्वारा जब आयन टूटते हैं, वो आयन, ये प्लेटें इस परिपथ में लगातार फ्लो करती हैं। लगातार यहां से अपघटन होता रहेगा, आवेश बनते रहेंगे और वो आवेश इन प्लेटों द्वारा प्रवाहित होंगे, तो धारा का प्रवाह जो है वो निरंतर चलता रहेगा। क्योंकि लगातार यहाँ वैद्युत अपघटन होगा, आयन उत्पन्न होंगे, वो आयन ये प्लेटें लगातार फ्लो करेंगी, तो धारा का प्रवाह हमेशा होता रहेगा। क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जैसे आवेश प्रवाहित होगा धारा बनेगी। अब ये धारा बन कैसे रही है, तो इसके अंदर रासायनिक क्रिया हो रही है। वैद्युत अपघटन कैसी क्रिया, रासायनिक क्रिया है। तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। और वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ जो बाहर मिल रही है हमें इस जगह पर, वो ऊर्जा हमारी क्या है, विद्युत ऊर्जा है। यानी सेल का काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना और धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखना। यही सेल की डेफिनेशन बन जाती है, परिभाषा। क्या है विद्युत सेल? कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, ये सेल होता है। ये सेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। बहुत ज्यादा सेल नहीं पढ़ना यहाँ पर है, बाकी बहुत सारी बातें केमिस्ट्री मिल जाती है सेल में इसकी आपको। सेल दो प्रकार के होते हैं। एक सेल आपका होता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल, या इसको आप कह सकते हो प्राइमरी सेल। और दूसरा हमारा होता है द्वितीयक सेल। इसको कहते हैं सेकेंडरी सेल। ये दो प्रकार के सेल होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। दोनों में अंतर क्या होता है? जो हमारा प्राथमिक सेल है, ये जो प्राथमिक सेल है, ये क्या करता है, ये सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सीधे मतलब क्या हुआ? सीधे मतलब ये है कि वो ऊर्जा को स्टोर नहीं करता है, डायरेक्ट रासायनिक ऊर्जा बनती है, सीधे सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और इसको एक बार ही आप चार्ज करते हो, इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। यानी ये केवल एक ही बार चार्ज होता है। जो प्राथमिक सेल होते हैं वो केवल एक ही बार चार्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे लेक्लांसे सेल आपका है, कामाडेनियल सेल है, बोल्टीय सेल है। ये जितने भी आप सेल हैं आपके, वो सब केवल एक बार ही चार्ज होते हैं। जैसे घड़ी में सेल पड़ता है, टार्च में सेल पड़ता है, जो सेल होते हैं ये प्राथमिक सेल हैं। इनको केवल एक बार ही आप चार्ज कर सकते हो। ये सीधे रासायनिक ऊर्जा, जो इनके अंदर रासायनिक ऊर्जा है, सीधे सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन द्वितीयक सेल में ऐसा नहीं होता है। तो द्वितीयक सेल में क्या होता है? इसमें ये होता है
कि ये पहले क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर करते हैं, संचित करते हैं। पहले इनको जब विद्युत ऊर्जा दी जाती है तो ये उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करते हैं। जैसे बैटरी है, लाइट आई, बैटरी को आप चार्ज करते हैं तो पहले विद्युत ऊर्जा आई और वो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में वहां पे जो बैटरी में लिक्विड वगैरह तेजाब वगैरह भरा होता है उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर है। अब आवश्यकता पड़ने पर जो लाइट नहीं है तो उस बैटरी से उस रासायनिक ऊर्जा को उन प्लेटों द्वारा फिर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया था। तो दो तरीके से क्रिया हुई, रिवर्स क्रिया हुई। पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर किया गया, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया गया। जबकि प्राथमिक सेल में क्या था, सीधे सीधे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई थी। तो यहां विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। संचित मतलब स्टोर किया जाता है, संचित किया जाता है। फिर इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये कहानी इसकी होती है। और इसको बार बार आवेशित भी नहीं कर सकते हो आप। इसको आप अगर चाहो कि हम बार बार इसको आवेशित कर दें तो आवेशित नहीं कर सकते हो, सॉरी उल्टा हो गया। इसको बार बार नहीं कर सकते, इसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते। इसको जब चाहो, बैटरी से है, इसको आप बार बार चार्ज कर सकते हो। जितनी बार चाहो उतनी बार इसको आवेशित कर सकते हो। इससे है पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी इसको दोबारा से फिर आप चार्ज कर सकते हो। प्राथमिक सेल एक ही बार चार्ज होता है, वो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो द्वितीयक सेल है, इसमें पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर किया जाता है, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है और इसे फिर दोबारा से आवेशित किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल इसके आते हैं जैसे सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, कामा क्षारीय संचायक सेल, आदि। ये जो आपके सेल होते हैं दो प्रकार के थे, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। अक्सर इनके बारे में आप देखते हैं, जानते भी इनके बारे में। अब जो सेल के अंदर वोल्टेज होता है वो कितना होता है और जो सेल वोल्टेज देता है वो क्या होता है। जो सेल के अंदर एक्चुअल में वोल्टेज होता है वो मिलता नहीं हमें, ये बात आपको बहुत समझनी पड़ेगी। सेल के अंदर वोल्टेज होता कुछ और है और मिलता हमें कुछ और है, क्योंकि सेल की जो प्लेटें होती हैं उन प्लेटों के अंदर भी आयनों के प्रवाह में एक बाधा उत्पन्न होती है। अगर इसको फिगर आप देखें, जो पीछे बनाया था अभी हमने, ये इसमें जो आयन प्रवाहित होता है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक आने पर इसके बीच में यहां पर कुछ बाधा होती है। बाधा मतलब एक प्रतिरोध होता है, सेल के अंदर होता है, उसको कहा जाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और प्रतिरोध का काम होता है वोल्टेज ड्रॉप करना, आंतरिक प्रतिरोध। ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है
इस जगह पर, इसकी वजह से जो सेल का वोल्टेज होता है एक्चुअली हमें मिल नहीं पाता है। यहाँ जो वोल्टेज मिलता है आकर के वो हमारा विभवांतर होता है, और जो उसके पास होता है टोटल वोल्टेज होता है वो विद्युत वाहक बल के नाम से जाना जाता है। इसको हम EMF भी कह देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। सेल का विद्युत वाहक बल, ये जिसके पास वोल्टेज होता है रियल में वो E होता है। कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाता है प्लेटों के बीच, इसको हम विभव पतन कह देते हैं, विभव का पतन हो जाता है। और जो वोल्टेज मिलता है यहाँ पर आगे, इस वाले वोल्टेज को हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। तो इन तीनों का मतलब क्या है, इन तीनों रिलेशन क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में। अभी आपको इस वीडियो में सेल के बारे में बेसिक बातें बताई हैं, सेल क्या है, सेल किन टाइप का होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सेल के अंदर जो वोल्टेज टोटल होता है वो कितना होता है, जो सेल वोल्टेज देता है वो क्या होता है, ये आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इन सब की डेफिनेशन और इनसे रिलेटिव फॉर्मूले जो भी होते हैं वो सब हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करने हैं। तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ के आएँ, समझ के आएँ, ताकि आगे वाली बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं।